हेलो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बात करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत क्या थी जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल पहले से था। इक्विवेलेंट वेट की क्या जरूरत थी जब हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट पहले से था, लेकिन इसकी जरूरत थी। अब क्या जरूरत थी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको लेक्चर के लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रघुवन पांडे एंड यू आर वाचिंग आरएमपी स्कीमोलॉजी। तो आप लोग हेडिंग लगाइए इक्विवेलेंट वेट, और सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे द मास ऑफ एनी substances which combine or displace 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine is said to be equivalent weight of that substances। ठीक है, the mass of any substances which combine or displace 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine is said to be equivalent weight of that substances। ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड का वह मात्रा जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बनाए या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाए या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाए, उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट कहेंगे उस पदार्थ का। ठीक है, बात समझ में आई। तो सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि इक्विवेलेंट वेट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कि कितना रिएक्ट कर रहा है, ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि कितना उस रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, तो इसको इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होंगे तो डिफरेंट मेथड होंगे। तो जितने कंपाउंड होते हैं उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं मेथड से। ठीक है, तो पहला क्या है कि अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है एलिमेंट का, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तब क्या होगा, तो इसका ये होता है हम निकालेंगे एटॉमिक मास, ठीक, डिवाइडेड बाई वैलेंसी। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है एलिमेंट का तो क्या करेंगे, ये करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट निकालेंगे उस एलिमेंट का और वैलेंसी। उसके बाद दूसरा है अगर हमें एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तब क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे उस एसिड का, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे हम बेसिसिटी से। क्या करेंगे, बेसिसिटी से हम डिवाइड कर देंगे। ये दोनों पहले समझते हैं, फिर आगे हम समझेंगे। चलिए, तो अगर हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, हमें सोडियम का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा हमारे पास, एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का 23, वैलेंसी कितनी होती है 1, तो कितना आ गया 23 ग्राम। बहुत बढ़िया। अगर हमें कैल्शियम का चाहिए तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक वेट 40, वैलेंसी इसकी कितनी होती है 2, कितना आ गया 20 ग्राम। बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। तो ये आपके हो गए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, और जितने भी होंगे हम इसमें निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे, तो इस क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो अब बेसिसिटी क्या चीज है, ये चीज समझ लेते हैं। बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ
हाइड्रोजन रिप्लेसेबल, ठीक है। हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो सकता है किसी भी एसिड से, उसे क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसका भी एग्जांपल देते हैं, हमारे पास HCl है, इसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा 36.5, क्योंकि 35.5 Cl का 1 इसका, तो इसमें H कितना निकल सकता है, 1 निकल सकता है ना, ठीक है। तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 36.5। एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास H2SO4 है, तो इसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 4 × 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां से निकल सकते हैं 2, कैलकुलेट करेंगे जो आएगा उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और अच्छे एग्जांपल की, तो वो है हमारे पास, चलिए हमारे पास है जैसे तीसरा हम लेते हैं यहां से H3PO4, इसको सही से समझिएगा। तो इसका हमें क्या निकलेगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इसका निकल के हमारे पास आएगा, इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3, ठीक। अब हमारे पास है, अभी बताते हैं ये 3 कहां से आया, ठीक है। हमारे पास अगर है H3PO2, तब हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तब इक्विवेलेंट वेट जो होगा इसका वो इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। समझ में आई बात, अभी ये भी बताएंगे। हमारे पास है H3PO, ये क्या था H3PO4, H3PO3, H3PO2, ठीक है। अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1। अब ये समझते हैं कि यहाँ बेसिसिटी इसकी 3 कैसे आई, इसकी बेसिसिटी 2 कैसे आई, इसकी 1 कैसे आई। तो इसके लिए ये देखते हैं हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H। क्या कैमरे में आ रहा है, हाँ आ ही रहा है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H। तो यहाँ से क्या हो सकता है, 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, 1, 2 और 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसकी अगर हम बात करें तो P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, बैलेंस ही होती है फास्फोरस की 5, तो यहाँ आ जाएगा H। तो यहां से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, 2। इसके लिए इसकी बेसिसिटी क्या है 2। अब H3PO2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास H है, मीन्स P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो एक ही H निकल सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या है 1 है। तो बात समझ में आई कि किसी एसिड से कितना H निकल सकता है, वो क्या होगी, उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट हमें अगर किसी बेस का निकालना है, किसका, बेस का। तो हेडिंग लगाइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इसको भी मिटा देते हैं, हाँ मिटा दिया। चलिए थर्ड है क्या, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए बेस का तब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, चलिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, ठीक है। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है साल्ट का, किसका निकालना है, साल्ट का, तब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ठीक है।
इसका निकालने के लिए थोड़ा सा ये फार्मूला बड़ा सा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। यहां से क्या निकालेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। ठीक है, तो अब एसिडिटी क्या होती है इसमें, एसिडिटी होती है कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना निकल सकता है। ठीक है, इसमें तो पता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कि किसी भी साल्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल, वो उसकी हो जाएगी क्या, जिससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल देखें। हमारे पास NaOH है, अगर हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे NaOH का 23 O का 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू टोटल 40 ग्राम। क्या आ गया, 40 ग्राम आ गया। बात समझ में आई, बात आ रही समझ में, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट की। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे अच्छा एग्जांपल Na2CO3 साल्ट है, यस और नो है, Na2CO3 है। तो अगर हम इसका निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू Na का 23 प्लस C का 12 O का 16 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ये कैसे हो जाएगा, 2Na प्लस होगा, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2 इंटू 1 प्लस चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट की बात करें तो ऐसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की बात करें तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब एक और अच्छा एग्जांपल है, वह इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंसेस इन रेडॉक्स चेंज। ठीक है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे किसी सब्सटेंस का। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास KMnO4 है, इसका रिडक्शन हो रहा है, हमें मिल रहा है MnSO4। ठीक है, KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है, हमें MnSO4 मिल रहा है। तो अगर पूछा गया कि KMnO4 का हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से पहले कैलकुलेट करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, तो आ रहा है +7। ठीक है, ये इसमें कितना आ रहा है, +2। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब पहले ये 7 था, अब ये चेंज होके +2 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 5 का। कितने का चेंज आया, 5 का। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें KMnO4 का तो मिलेगा 158 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक, बहुत बढ़िया। तो ये रही बात कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इसका हमने 5 तरीका आपको बता दिया। ठीक है, अब एक फार्मूला लिख लेते हैं, ये आपका हमेशा के लिए होगा, जैसे एसिड का निकालना हो, बेस का निकालना हो, साल्ट का निकालना हो, ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो उसमें निकालना हो, तो इक्विवेलेंट वेट का ही फार्मूला एक लिख लेते हैं सबसे बढ़िया सा। तो आप लोग लिखिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई x। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई x। अब x क्या चीज है, इसे कहते हैं हम वैलेंसी फैक्टर। क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर। अब जैसे पहले भी मैंने बताया था कि
अगर हम एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो उसके लिए बैलेंस ही यूज करेंगे। अगर हम एसिड का निकालते हैं तो एस की जगह पे क्या करेंगे, उसकी बेसिसिटी निकालेंगे। अगर हम बेस का निकालते हैं तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, उसके एसिडिटी हो जाएगी। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन में निकालते हैं तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अगर हम सॉल्ट का निकालते हैं तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव आयन ऑन और कैटायन, पॉजिटिव आयन ऑन कैटायन और नेगेटिव आयन और एनायन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू। बात समझ में आई? तो ये आप फार्मूला ये नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ठीक है, और अब हम बात को आगे बढ़ाएंगे, इसको यहां लिखने रहने देते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ, या तो हम ग्राम इक्विवेलेंट कह दें, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अब ये हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि इक्विवेलेंट वेट ये लिखा है आपका, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने पढ़ रखा था कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो n इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट, ये होता नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो मास गिवन यहां भी है, मास गिवन यहां भी है, यहां इक्विवेलेंट वेट है, यहां मॉलिक्यूलर वेट है, ये ध्यान रखो। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अगर बात कर रहा है तो मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है तो मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट। बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। तो अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाएं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम WN लिख लें। ठीक है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, चलिए इतना बड़ा कौन लिख लें, WN लिख लिया। तो मास गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो यहां से जो WN की वैल्यू आ रही है तो WN इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर बोले तो x। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बातें थी आज की। अब इसके आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इन सब का अच्छे से यूज होगा, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आगे देखेंगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बस इसका यूज होगा जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।